मुझे थोड़ा डर लगता है। और अपना पर्चा प्रस्तुत करने से पहले मैं ज़रा सा आपकी बात से कुछ जोड़ना चाहूँगी उसी वॉच के जो गाड़ी की वो है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी जिक्र किया। और मोनिका की बात सुनते हुए मेरे को एक ध्यान और आया। देखिए, इतने चौथे लेक्चर, इतने चौथी परीक्षा में हम आपको पूरी कहानी बता ही नहीं सकते, लेकिन उसमें क्या है, उन्होंने जिक्र किया कि ये हाशिए की शहर है, हाशिए की गांव है। गांव क्या है, 5,000 की या 4,000 की लोगों की शहर है। उसमें क्या है, उसमें सेंट्रल केंद्र में, मरकज़ में बदलाव आ गया, बाहर कुछ नहीं आया। इधर लोगों की नौकरियां छूट गई, सब कुछ छूट गया, उनके उम्मीद कुछ नहीं है। सवेरे निकलते हैं 9 बजे, फिर क्या है, जो धार्मिक लोग हो गए चर्च में चले जाते हैं, उसके बाद चले जाते दुकान, और 6 बजे क्या होता जब अंधेरा पड़ता, शराब की दुकान। सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है कि 9 बजे बस छूट जाए तो उसमें बस में चले जाए। तो ये एक तरीके से आपको न उम्मीद की तस्वीर भी है, एक तरह से उम्मीद की है और नाउमीदी की तस्वीर है। तो जब आप पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हर एक पात्र जो इधर से सिर्फ अंदाज़ा होता है गिरजाघर ये वो है, उनके लिए एक अलग चैप्टर का अलग अध्याय दिया गया है। तो शायद आपको कभी मौका मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा, वो है। और एक और दूसरी जो उन्होंने वो कमरे की बात किया है, उसमें ये एक्चुअली कहानी किस चीज़ की है, वो एक होटल की कहानी है। होटल में एक चैम्बरमेड है, एक सफाई करने वाली लड़की है, जो एक्चुअली ओल्गा टोकारचुक, वो कह रही है मेरी आत्मकथी कहानी है। एक तरीके से जब मैंने स्कूल ख़त्म किया, या हो सकता गर्मियों में एक नौकरी करती थी, पोलैंड से इंग्लैंड जाती थी। उस ज़माने गरीबी की ज़माना था, उधर जाके कमाते थे 2-3 महीने, और ये चैम्बरमेड की काम करती थी। और वो डिस्क्राइब करती है अलग अलग कमरों में क्या क्या होता है। और उनकी एक सुपरवाइज़र होता है, वो ही वज़ीरिन, चौधरानी, बंदारन, क्योंकि उनको रोज़ सवेरे पर्चा देती है, आपको ये काम है, ये करना, वो करना, डिस्ट्रीब्यूट करती है सामान, सब कुछ। तो मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा संदर्भ देना चाहती थी, हवाला की किस चीज़ की है, ठीक है। बत्ती जला दीजिए। अच्छा, मुझे तो देखिए, मैं मोनिका जी से ऐसी बात नहीं कर सकती, मेरे को तो घबराहट होती है एकदम, इसी वजह से मैं अच्छा नहीं, इस वजह मेरा थोड़ा सा लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ लूँगी, थोड़ा सा बात कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि हकीकत में मेरे को बहुत ही परेशानी होती है। मैं एक ज़माने में हिंदी विभाग से इधर जुड़ी हुई थी, लेकिन उस ज़माने में शायद आपकी ही भी पैदाइश नहीं हुई थी, वो 82-83 का ज़माना, तो आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। नया कैंपस भी नहीं था, पुराना कैंपस था उस ज़माने में। तब से मैं हिंदी में क्या बताऊँ, बात तो करती हूँ रोज़, लेकिन वो तो बोलचाल की बात है, लिखती तो नहीं हूँ जिस तरीके से आप बोलते हैं। तो ये चलो मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर बताऊँ। मेरी मौलिक प्रेजेंटेशन इंग्लिश में था, लंबा था और सीधा होती। आपके सामने पूरा पर्चा शुद्ध हिंदी में रखने के लिए मुझे तैयारी का समय कुछ ज़्यादा चाहिए था, पर इस प्रोग्राम की सूचना केवल परसों ही मिली। साथ साथ ये भी बताया गया है कि हिंदी में ही बोलना। अगरचे मैं कई सालों से हिंदी, पोलिश और इंग्लिश को लेकर साहित्यिक अनुवाद करती हूँ और दिल्ली में रहते हुए रोज़ हिंदी में बोलती हूँ, फिर भी मैंने हिंदी में लेक्चर देना, वो भी जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी विभाग में, एक अलग बात है। इसलिए मैंने ये सोचा कि ओरिजिनल प्रेजेंटेशन को बुनियादी ढांचे और अनुसंधान की क्षेत्र से कुछ बदल जाऊं। जो पहले मेरा पर्चा था, जो मैंने कई दफ़ा से इसके टुकड़े कहीं और प्रेजेंट कर दिया, मैंने सोचा थोड़ा सा आसान कर दूं अपने लिए, क्योंकि मेरे पास इतनी शब्दावली है ही नहीं। ऊपर से प्रोफेसर मोनिका ब्रोवारचुक ऑलरेडी पोलिश साहित्यिक कृति के हिंदी अनुवाद के काम पर कुछ रोशनी डाल चुकी है, इसलिए आपकी इजाज़त से मैं इस वक्त दृष्टिकोण रिवर्स कर दूँ, पलट जाती हूँ थोड़ा सा, और हिंदी से पोलिश के अनुवाद कार्य पर बात थोड़ा सा भी करूँ, ठीक है। हालांकि ये सेमिनार का टाइटल है यूरोपियन भाषा से हिंदी। मेरे 2 उदाहरण है, एक हिंदी से पोलिश और एक पोलिश से हिंदी। ओके, इस वक्त मोनिका और मैं गीतांजलि श्री के उपन्यास रित समाधि के पोलिश रूपांतरण पर काम कर रहे हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ सामने पेश कठिनाइयाँ और सकतें साझा करूँगी।
क्योंकि यह काम अभी कार्य पर है जिसे ये साइड में आता है, इसी वजह से साफ है। ओके, ये मेरे प्रेजेंटेशन का क्रम कुछ इस तरह का है। मैंने आपके लिए आसान कर दिया। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ परिचय दूंगी, लेकिन ये देखिए, मेरा ये परिचय नहीं है कि मैं क्या हूँ और क्या करती हूँ। ये परिचय है ट्रांसलेशन स्टडीज़ की नज़र से। अपने जीवन और तजुर्बे से शुरू करते हुए मैं अनुवादक की निजी पृष्ठभूमि जो हमेशा उसके साथ रहती है, उसी की पृष्ठभूमि की तरफ इशारा करूँगी, क्योंकि आपको पता है अनुवादक की पृष्ठभूमि उसके काम के ऊपर असर डालती है। फिर पोलैंड में हिंदी साहित्य की उपस्थिति बल्कि अनुपस्थिति का जिक्र करूँगी। उसके बाद सामाजिक अनुवाद कार्य और प्रक्रिया संक्षेप में डिस्कस करूँगी। फिर अनुवादक की चॉइस ऑफ सोर्स टेक्स्ट फॉर ट्रांसलेशन पर बात करूँगी कि मतलब अनुवादक किस तरह से करता और कैसे करता हूँ। मैं अपनी बात ही करूँगी, मेरा बहुत निजी ही परिचय है। और फिर समाप्त करूँगी। अच्छा, ये देखिए, मैं ये इंग्लिश में लिखा है, मेरे को कुछ पढ़ना नहीं है। मैंने इसको दूसरे प्रेजेंटेशन से लिया है जो मौलिक प्रेजेंटेशन था, ताकि आपको सिर्फ नाम दिखे। तो देखिए, उसमें एक तो गायत्री चक्रवर्ती, आपको दिखता है। अच्छा, चक्रवर्ती स्पिवाक का नाम ले रही हूँ। उनकी एक ऐसे एक निबंध है, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन का समाजशास्त्र, और मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं। उसका शायद अनुवाद हुआ भी होगा, क्योंकि आपकी मौलिक टेक्स्ट होगी। तो ये, हाँ जी, अनुवाद की राजनीति। चलो, वो मुझे भी मैं लिख देती हूँ आगे। देखिए, वैसे अनुवाद की नीति इसका सबसे होना चाहिए बेहतर है। राजनीति तो आजकल गंदा शब्द हो गया, लेकिन एक्चुअली जिस तरीके से वो स्पीवक इस्तेमाल करती है, वो कहती है देखो हर एक अनुवादक अपनी राजनीति चलाता है। नीति नहीं, राजनीति चलाता है, इसी वजह से उसी की जिक्र करती है। तो मेरा मतलब ये इसका आपकी बात भी कही है, राजनीति गंदी होती है, हम चाहते नीति से चले, लेकिन अनुवादक ऐसा नहीं कि वो अनुवादक राजनीति इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपनी पसंद होना पसंद की चीज़ इस्तेमाल करते हैं इस मानी में। तो क्या उनके बारे में कुछ कहना नहीं, सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए। फिर एक है दूसरा है सिमरोनी, उसमें ये यूज़ करता है ट्रांसलेटोरियल हैबिटस या ट्रांसलेटर हैबिटस। इसका मतलब है ट्रांसलेटर का संदर्भ, जिसमें बड़ा हुआ, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शिक्षा में पाया है वगैरह। तो वो सारी चीज़ें उनको असर करते हैं कि एक तरीके से बहुभाषी है, एक भाषी है, बहुभाषी है, बाहर रहता, अपने अपने देश में रहता, जहाँ भी रहता है। तो ये ध्यान में रखते हुए उसके बाद एक नाम आपने सुना नहीं होगा, ये मैंने किसी और प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करा हुआ, मार्क टर्नर। वो बताता है ये, और ये भी हैबिटस से जुड़ता है। वो बताता है हम सब लोग एक तरीके से दूरबीन यूज़ करते हैं, कभी नज़दीक से देखते, कभी दूर से देखते, और अनजाने में यही होता है। तो कभी कभी हमारा पास बोलता है, कभी हमारे उम्मीदें, फ्यूचर की उम्मीदें बोलती है, कभी कभी कुछ और बोलता है। तो हर वक्त में जब हम ट्रांसलेट करते हैं और वैसे लोगों में संपर्क में आते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम प्रोसेस करते हैं, लेकिन हमारे को खुद ही पता नहीं होता कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो ये अनुवाद में एक इसकी स्थान भी होती है। और आखिर में एक और मैं हमेशा यीरी लेवी, ये एक चेक की शख्सियत है, उन्होंने एक लिखा है ऐसे ट्रांसलेशन एज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है कि देखो, ट्रांसलेशन कोई हम कहेंगे उसके बाद ओ फलाना ने ट्रांसलेशन गलत किया, फलाना ने ट्रांसलेशन अच्छा किया, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हर एक अनुवादक एक फैसला करता हर वक्त। अभी देखना चाहिए कि उस अनुवादक में उसके पास टाइम कितना है, प्रकाशक इसके पीछे पड़ा हुआ है और कह रहा है दे दो, उनकी जुबानी मतलब क्षमता कितनी है, उसको दूसरे ने कल्चर के बारे में पता है, वो लापरवाही से करता है या नहीं करता, ये सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ही आता है। और ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रोडक्ट बन जाता है। बाद में हम इसको पसंद करें या ना पसंद करें, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये और उसके बाद मैं सिर्फ दो और पॉलिश व्यक्ति का नाम लाऊंगी, जो वो भी ट्रांसलेटर भी है और थियोरी भी पढ़ाते थे। पहला है स्टानिस्लाव
बारांचक, वो खुद बड़े पोएट थे और वो ट्रांसलेशन भी करते थे और उन्होंने भी कई किताबें भी लिखा है ट्रांसलेशन के ऊपर। पोएट अच्छे थे, लेकिन उन्होंने सियासी राजनीति की वजह से, जो हमारे पोलैंड में की सिचुएशन था 81 में, उन्होंने पोलैंड छोड़ रखा था। उसके बाद उन्होंने कभी पोलैंड में वापस आया नहीं हमेशा के लिए। तो आप ये सोचो, ये उन्होंने छोड़ा क्योंकि जो ये पोएट्री लिखते थे या जो कुछ ट्रांसलेशन करते थे उसके ऊपर सेंसरशिप लगा हुआ था, वो कुछ छाप नहीं सकते थे, एक तरीके से बेजुबान हो गए। तो पहले बर्लिन शिफ्ट हो गए, उसके बाद उनको हार्वर्ड में प्रोफेसर की पोजीशन मिला था, वो पोलिश पढ़ाते थे। लेकिन वो उनका एक कहना है कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं आपको ये देखना है कि सबसे ज़रूरी है, सबसे आप सोचो एक अंश ले लो, एक पारा ले लो, उसमें देखो क्या सबसे महत्वपूर्ण है, वो सामने उभारना चाहिए ट्रांसलेशन में। बाकी कुछ चीज़ें छूट जाती है, उसका कुछ इलाज नहीं। लेकिन वो अपनी एक किताब में जो ट्रांसलेशन के ऊपर उन्होंने लिखते हैं, किताब का नाम है ब्रीदिंग अंडर वाटर। ये निबंध है, इंग्लिश में भी है, पोलिश में भी है, ब्रीदिंग अंडर वाटर साइंस ऑफ बारांच। वो पता है क्या लिखते हैं, जब मैं यूएस चला गया, अमेरिका चला गया पहली बार, उनको इंग्लिश आती नहीं थी, ठीक है। वो कहता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैं बोलना चाहती हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पानी में डूबा हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकलता। तो ये देखो, अब जो पोएट पोलिश में लिखता है और उसको ये एहसास होता है तो कितना घुटन होता होगा। तो वो कह रहा है अनुवादक को भी ये होता है, लेकिन इस हद तक नहीं है, क्योंकि वो दो जुबानों का एक तरीके से मालिक, ठीक है, दो जुबानें इनके कब्जे में कम से कम दो। एलिज़ाबेथा टबाकोस्का, जो प्रोफेसर एलिज़ाबेथा टबाकोस्का, जिनकी फोटो इधर नीचे है, मोनिका ऑलरेडी इनकी जिक्र की चुकी है, वो कहते हैं, उनका थ्योरी है बेसिकली कि देखो आप पहले बिंब को देखो, ये है एक्चुअली लिंग्विस्ट ऑल्सो, वो है ग्रामर के जरिए से भी बहुत आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जुबान के ग्रामर आपको एक तरीके से शैली बनाती है। पहली चीज़ पहले आता, दूसरी चीज़ बाद में आता, लेकिन आप जब दूसरी भाषा इसको उतारने चाहोगे, जो पहली चीज़ एक जुबान में है वो उसी सेंटेंस के शुरुआत में आ ही नहीं सकता किसी वजह से, क्योंकि किसी में एडवर्ब शुरू आता है, दूसरे में वो वर्ब आता है वगैरह। तो वो कह रहे हैं आप बिंब को देखो, इमेज को देखो। जब विजुअल इमेज एंड इट्स वर्बल कंपोनेंट का मतलब आप देखो बिंब क्या है और किस तरीके से ये बिंब प्रेजेंट किया गया है भाषी तौर पर, और फिर उसको दूसरी जुबान में किसी तरीके से उतार दो। तो ये मेरी थियोरेटिकल वो इंट्रोडक्शन है। अभी मेरी अपनी पहचान जो मैं अपने बारे में बता रही हूँ आपको, ऑलरेडी आप जानते हैं कि मेरी ससुराल इधर है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं जेएनयू में पढ़ी हुई है, तो आप ये सोचो कि यह अनुवाद करने का तरीके से ज़रूर असर पड़ता होगा, लेकिन अभी और बताती हूँ और इसी दृष्टिकोण से अब मेरा इसी नज़रिए से मेरे को देखो। मेरा जन्म पोलैंड में हुआ था, मेरी मातृभाषा पोलिश है और मैं पोलैंड की नागरिक हूँ, पर अधिक उम्र भारत में बीती और एक तरह से अपने को भारत निवासी समझती हूँ। अब देखो मैं 60 ईयर्स से ऊपर निकल चुकी हूँ। पोलैंड में 20 साल मेरे बीत गए, हकीकत में 20-22 साल, बाकी उम्र इधर हुआ, लेकिन फिर भी मेरी पहली भाषा मातृभाषा पोलिश है। कैसे ऐसी सूक्ष्म चीज़ें होती है हम मेरी अपनी भाषा में, जो मैं अपनी भाषा में बोल सकती हूँ, और हिंदी अगर आप मुझे बोलोगे मैं समझ लूँगी, लेकिन मेरे दिमाग में सूझेगी नहीं वो चीज़। जैसे कभी कभी क्या होता है, अब देखो ये जैसे ये चीज़ें, ये हिस्सा मैं भूल जाती हूँ कि हिंदी में क्या है, मैं अपने जुबान में कभी नहीं भूलूंगी। या एक छोटे से दरात के अंदर एक छोटी सी मोरी है, छोटा सी सुराख है जहाँ चिड़िया रहता है, मेरे को हिंदी में इसका नाम नहीं होता, लेकिन पोलिश में होता है जुपला, लेकिन हिंदी अगर मैं सोचूं मेरे को दिमाग में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है पूरी जिंदगी इधर बीतते हुए के बाद फिर भी मेरी मातृभाषा पोलिश है, ठीक है। ओके, तो मेरी हिंदी यात्रा वॉर्सो यूनिवर्सिटी से शुरू हुई है, जहाँ मैं संस्कृत और हिंदी पढ़ती थी। इत्तेफाक से मेरे बैच के छात्रों को, आप सोचो ये 78 का साल है, तो आप सोचो कितना पुराना ज़माना है। इत्तेफाक से मेरे बैच के छात्रों को पहली बार ICCR स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मौका दिया था,
और मैं 2 साल के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी सीखने भी आई थी। मेरा ये 2 साल का भारत में प्रवास मेरी निजी जिंदगी को अनापेक्षित मोड़ दे गया था, वो आपको पता है, और मैं भारत में ही हमेशा के लिए रह गई थी। ये सारी बातें मैं इतनी विस्तार से आपको बता रही हूँ क्योंकि जैसा आप सबको पता है, हर एक अनुवादक अपनी कल्चरल हेरिटेज और निजी अनुवादों से गुप्त और पर गहरी तरह से प्रभावित रहता है। ट्रांसलेशन स्टडीज में अनुवादक की इस अदृश्य असबाब को ट्रांसलेटर्स हैबिटस कहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और इससे अलग से सैद्धांतिक तौर पर पढ़ा जाता है। आजकल ये दिस इज अ सेपरेट एरिया ऑफ स्टडीज, ट्रांसलेटर्स हैबिटस। देखते हैं ट्रांसलेटर कैसे मुतासिर होते हैं। निश्चित रूप से मेरा ट्रांसलेटोरियल हैबिटस मेरी अनुवाद करने की तरीका और मेरी हिंदी के साहित्यिक शैली मेरे जीवन यात्रा से उभारती है। तो ये अब ये जान लीजिए कि मेरी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है, तो एक तरीके से बोलने का लहजा वो पंजाबी है। मुझे याद है जब मैं एक ज़माने में जामिया में भी पढ़ती थी, तो उधर ज़्यादा लोग एक्चुअली बिहार के थे, तो वो कहते थे बाजी आपका तो लहजा अजीब सा है, आप कैसे बोलते हैं? क्योंकि देखो जैसे मैं कहती थी, जैसे पंजाबी लोग पंजाबी में कहते हैं, जैसे बड़े लोगों के बारे में कहते हैं, ग्रैंड मदर को वो कहते हैं माता जी। हाँ, हम कहते थे हमारे परिवार में तो माता जी आए हैं, हम ना कहते हैं माता जी आई, वो मस्कुलिन यूज़ करते थे। तो मैं जामिया में गई तो मैंने क्या ये फलाने आए, और लेकिन वो लेडीज थी, तो बोले आप कैसे पता, आप तो हिंदी नहीं आती, क्योंकि मेरी ये असर थी ना पंजाब की। ओके, अगला वाला। ओके, और अभी मैं पोलैंड की तरह जाती हूँ, जो मोनिका ऑलरेडी कवर कर चुकी है, लेकिन मैं सिर्फ एक किताब के बारे में एक्चुअली बात करना चाहती हूँ। अगर हम आज के पोलैंड की लिटरेरी सीन और लीडरशिप को देखें, तो लगभग 40% किताबें जो हर साल वहाँ छपती है विदेशी भाषाओं से अनुवादित होती है। इसके बावजूद पोलैंड के लोगों के लिए हिंदी साहित्य, कसगद्य साहित्य आज भी भूमंडलीकरण के दौर में बिल्कुल अपरिचित है। मोनिका ऑलरेडी आपको बता चुकी है। प्रेमचंद, जिनेन्द्र कुमार, कृष्णा सोप्ती वगैरह की 2-4 कहानियों के अलावा पोलिश भाषा में सिर्फ एक ही हिंदी उपन्यास उपलब्ध है। ये जो 2 पाली किताबें हैं वो है कहानियाँ, जिसमें जो मैंने अभी नाम जिक्र किया उनकी कहानियाँ हैं, और जो 2 लास्ट किताबें हैं वो आप देखते हैं मेला अंचल है और इसकी पोलिश अनुवाद। ये एक ही उपन्यास है जो हिंदी से हिंदी से पोलिश ट्रांसलेट हुआ, और ये वो है पहले फिनिश कर रहा हूँ का मेला अंचल, जिसका पोलिश एडिशन 1982 में प्रकाशित हुआ था, और जिसका तर्जुमा मेरे अध्यापक श्रीमान यूलियुस परनोस्की ने किया है। वो एक ऐसा अध्यापक ऐसा अनुवादक है जिसके बारे में कोई कुछ जानता नहीं, मैं इसको अदृश्य अनुवादक कहते हैं। मैंने एक दफ़ा एक प्रेजेंटेशन किया, कोई ऐसा अनुवादक होता है जिसको कोई याद ही नहीं करता, क्योंकि एक्सोटिक लैंग्वेज से जो कहीं दूर से बोली जाती है उससे ट्रांसलेशन किया, सब लोग भूल गए, किताब पढ़ते लेकिन आगे कुछ होता नहीं। उस ज़माने जब ये किताब निकली, उस समय में मैं खुद प्रोफेसर नंवर सिंह की सुपरविजन में आंचलिक उपन्यास पर शोध कार्य जरूर कर रही थी, पर उस ज़माने में मेला अंचल जैसी रचना का अनुवाद मेरे पास की बात नहीं थी। कविता को छोड़कर मेला अंचल के वक्त से यानी 1982 से अब तक 2023, तो आप सोचो कितने साल, 40 साल, पोलिश में किसी और हिंदी साहित्यिक रचना का अनुवाद हुआ ही नहीं, मतलब कविता हुआ, नॉट प्रोज। ऐसी परिस्थिति मेरे ख्याल से यूरोप के कई दूसरी भाषाओं और दूसरी चौथी देशों में होता है। इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इधर से किताबें जाती है, बाकी सब यूरोप के देशों में ऐसा होता है। और अभी देखिए आजकल क्या हो रहा है, पर अब ये स्थिति शायद शीघ्र बदलने वाली है। सन 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को मिला था। देसी रॉकवेल के अंग्रेजी अनुवाद के जरिए पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदी उपन्यास को एंग्लोफोन इंग्लिश बोलने वाले दुनिया में एक्टिवली प्रमोट किया गया था। फलस्वरूप किताब को ऊंचे स्टार का इनाम प्राप्त हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ।
कुछ महीने बाद, शायद आपको पता है, मार्च 2023 में एक और हिंदी लेखक को विश्व मान्यता प्राप्त हुई है। अमेरिकन पेन नाबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर विनर कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया था। शायद आपको याद होगा, आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं। चलो अभी आप रे समाधि की तरफ चलते हैं। आमतौर पर अगर किसी लेखक को इनाम मिलती है, उसकी किताबें बिकने लगती है और दुनिया के प्रकाशक इनके पीछे दौड़ते हैं। ऐसा भी गीतांजलि श्री के साथ भी हुआ था। बुकर से पहले रे समाधि का अनुवाद फ्रेंच में हो चुका था, पर उसकी कोई ज़्यादा बात ना हुई। फ्रेंच का ट्रांसलेशन इधर लास्ट में है और वो पहले आ चुका था। अब थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा, उसमें फ्रेंच टाइटल है लेकिन उन्होंने रेड समाधि रखा है, क्योंकि उनके लिए शायद सोचा होगा कि ये एक्सोटिक नाम रखते हुए शायद कुछ लोग आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन दूसरे देशों में कुछ पता नहीं है। हालांकि हमने अनुवादक जो हिंदी के प्रोफेसर भी है पेरिस में, हमारी मुलाकात हुई किसी कॉन्फ्रेंस में। ओके, बुकर के अब सब देशों के पब्लिशिंग हाउसेस, बुकर के बाद अब सब देशों के पब्लिशिंग हाउसेस अपनी अपनी जुबानों में के पब्लिशिंग राइट्स खरीदना चाहते हैं, पर गीतांजलि श्री का एक शर्त है और वो बहुत अच्छा शर्त है, अनुवाद होगा मौलिक हिंदी से। इस तरह इटालियन ट्रांसलेशन हमारे फ्रेंड अलेसांद्रा कंसोलेरो वगैरह को सौंप दिया गया था, जबकि पोलिश ट्रांसलेशन मोनिका ब्रोवारचुक और मेरे जिम्मे में आई। अभी मैं सिर्फ आपको 3 स्लाइड दिखाती हूँ। मोनिका ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं, ये इंग्लिश के जरिए से हुआ, उसके बारे में मैं और कुछ नहीं बताऊंगी। आगे दिखाइए, ये वही 2 किताबें हैं जो अभी मोनिका ने बात किया। और फ्री में इसको तो छोड़ती हूँ। और नंबर 3 में क्या है? अच्छा, इसके बारे में मोनिका बात नहीं हुई, ये हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम थोड़ा सा रुक गया। उसकी वजह है कुछ सियासी वजह है, राजनीति की वजह है, कुछ हमारे अपनी और मजबूरियाँ। ये हांस में जब देखिए, हम अभी गीतांजलि श्री की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी पोलिश साहित्य की तरफ जाती हूँ। ओल्गा टोकारचुक, जिसके बाद जिनको 3 साल पहले नोबेल प्राइज़ मिला था, उनको भी बुकर प्राइज़ मिला था। जैसे उनको बुकर प्राइज़ मिला था, मुझे इमीडिएटली राजकमल प्रकाशन से फ़ोन आया कि आप हमारे लिए कोई किताब ट्रांसलेट कर लीजिएगा। फिर मैंने सोचा चलो करते हैं, लेकिन देखो आपको पता है कि प्रकाशक जल्दी पैसे भी नहीं देते, फिर वो फाइनेंसिंग ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है। फिर हमने क्या किया, हमने एक चैप्टर ट्रांसलेट करके, उसी किताब के ट्रांसलेट करके हांस में छपवाया। उसी के अंदर मोनिका की एक राइट अप है, एक आर्टिकल ओल्गा टोकारचुक के ऊपर। उस टाइम वो नोबेल प्राइज़ की विजेता नहीं थी, और एक इंटरव्यू ओल्गा टोकारचुक से। और इसके बहाने, इसी चैप्टर के बहाने मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये कहानी बहुत अच्छी है, और ये एक तरीके से एक औरत की कहानी है जो अगेन अंचलिक देश के अंचलिक चादर में रहती है, लेकिन दूसरी तरह से। और वो क्या है, वो खास, ये रिटायर है, मेरे उम्र की है लगभग, और वो खास सब लोगों से लड़ती है जो शिकार करते हैं, जो जानवर को मारते हैं, उनसे खास उसके पूरे गांव वाले जो पोचर्स होते हैं उनके साथ लड़ाई होती है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन इस पहली चैप्टर में वो ऐसे शुरुआत होता कि विंटर है पोलैंड में। आप इमेजिन, पोलैंड के विंटर होता है, इसका मतलब इतना बर्फ होता है, ठीक है। और सबसे पहले सीन में ये होता है कि दो मेन किरदार वो एक दूसरे के घर से जाते हैं, और बर्फ इतना गिर गया कि एक रास्ता बनाना पड़ता है। तो वो कहते हैं एक थोड़ा सा रास्ता बनाता, दूसरे उसके पाँव उसी छाप में डालता है। तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए होता है स्नो का लैंडस्केप दिखाना हिंदी में, क्योंकि हमारे शब्द नहीं होते। हिंदी साहित्य में बहुत कम ऐसे उपन्यास है जिसमें बर्फीली इलाके से के दृश्य मिलती है, इसी वजह से हम उदाहरण लेते नहीं है। और इसी के साथ अगर कोई समुद्र के इलाके के होते, वो भी हिंदी के शब्द नहीं होते हमारे पास। चलो आगे चलते हुए ताकि वो नहीं।
चलो फिर अभी चलो चलते हुए गीतांजलि श्री के वापस मैं मुड़ती हूँ। निस्संदेह अपने भाषिक क्षेत्र से बाहर लेखक को अनुवादक ही ले जा सकता है, जो एक तरह से सांस्कृतिक राजदूत की का भूमिका निभाता है। मोनिका और मैं भी अपने को इसी भूमिका में देखती है। इस हवाले से अब दो शब्द हमारी अनुवादिक तकनीकी के बारे में। मोनिका इसके बारे में बात नहीं किया, लेकिन हमने कई किताबें ट्रांसलेट किया जो हम हमारे दोनों ट्रांसलेट करते हैं। हमारी निजी तरीका बहुत सादा है। पहले हमारे दोनों में से एक 10-15 पन्ने का या एक अध्याय अनुवाद करती है और नोट करती है सोर्स टेक्स्ट के सारे की शब्द यानी प्रमुख शब्द जिसके तर्जुमे में खास ध्यान करना पड़ता है। एक बार कीवर्ड्स की सूची तैयार हो जाए, हम दोनों फैसला करती है कि इनकी टारगेट लैंग्वेज में क्या क्या अनुवाद होगा। फिर पूरा टेक्स्ट आपस में बांधते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पहला आधा हिस्सा एक के पास और दूसरा हिस्सा दूसरे के पास, बल्कि हम काम को ऐसे तकसीम करते हैं कि अगर पहला अध्याय मेरे पास है तो दूसरा मोनिका पास, वगैरह इत्यादि। और अभी मैं गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के पहले पन्ने में पहुंचती हूँ। अब देखो, एक कीवर्ड्स का प्रयोग का अमली उदाहरण रेत समाधि के पहले पन्ने से लिया गया है। हमारी समझ में ये शब्द लेखक के लिए खास मायने रखते हैं और उपन्यास का पूरा कथानक इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहले पन्ने के मुख्य शब्द क्या है? कहानी, किस्सा और गत्ता। मैंने इधर बीच में लिखा कहानी, किस्सा और गत्ता, और मैंने इधर में नोट किया कहानी के सारे लाल में है हिंदी में, किस्सा ब्लू में और गत्ता जो एक बार ही आता है ग्रीन में। इंग्लिश ट्रांसलेशन में दो ही शब्द मिलते हैं, टेल और स्टोरी। हाँ जी, गत्ता तीसरा नाम नहीं रखा, फिर इसको छोड़ दीजिए। पर ऐसा नहीं है कि कहानी के लिए टेल और किस्सा या गत्ता के लिए स्टोरी। देसी रोकवेल के दोनों का प्रयोग दूसरे अनुवादक की नज़र से कुछ अनुचित लग सकता है, पर इंग्लिश टेक्स्ट में ये प्रयोग अपना उद्देश्य प्राप्त करता है। पर मोनिका और मेरा तरीका कुछ अलग है। हमने फैसला किया है कि जहाँ भी कहानी शब्द मिलता है, हम एक ही पॉलिश शब्द यूज करेंगे, यानी हिस्टोरिया, जिसकी पॉलिश में दो मानी होती है, इतिहास हिस्ट्री और कहानी टेल, ताकि किसी भी तरह वो बीम जो मौलिक टेक्स्ट पढ़ते समय हिंदी रीडर के मन में पैदा होता है, पॉलिश रीडर को भी इसका मामूली सा झलक मिल जाए। अपनी परिचय अपनी परिचय लगभग समाप्त करते हुए, क्योंकि मेरे पास दो उदाहरण है। आप खुद उदाहरण जिसके जरिए आप खुद देख सकते हैं कि किसी भी सोर्स टेक्स्ट के लफ्जी देश और काल बदलने से उसमें से क्या क्या हमेशा के लिए गायब हो जाता और क्या रह जाता। और इधर मैं एक सिर्फ छोटा सा कोड लेती हूँ। गीतांजलि श्री लिखते हैं, शब्द की एक पौध, अपनी उसकी लहराहट, उसमें लुकी मुरादें। ये कहानी है औरतों के बारे। अगर आप नहीं जानते, ये है औरतों की कहानी। English में translation has this: a sapling of a world, creating a ripple all its own, full of hidden desires. अब जरा सा बुरा शब्द देखिएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में देसी रॉकवेल ने डिजायर्स यूज करती है। शब्दकोश से लिया हुआ शब्द अर्थ बिल्कुल सही है, पर अनजाने में हिंदी सेंटेंस का पोएटिक बिंब उड़ जाता है। अब देखो, मैं जब मैं पढ़ती हूँ तो हमेशा मेरे सामने पहले तो इमेजेस आते हैं और बाद में शब्द आते हैं। इस वाक्य को पढ़ते ही जो हिंदी वाले रीडर के सामने दृश्य उभरती है वो लापता है। अगर कम से कम मेरे मन, अगर गीतांजलि श्री का उद्देश्य था केवल डिजायर से, वो इच्छा या चाह भी इस्तेमाल कर सकती थी, पर लेखिका ने मुराद शब्द इस्तेमाल किया, शायद ये चाहते हुए कि वाक्य पढ़ते ही उसके रीडर को एक दरगाह दिखेगा। उस दरगाह में कब्र की संगमरमर जाली से चिपकी औरतें और जाली में बंदे लाल पीले उड़ते धागे, जिनमें ऊपर वाले से प्रार्थना करने वालों की मुरादें रखी हैं। ठीक है। और अभी सिर्फ now I am closing my I will finish with one more last
इसको या यू कैन लीव दिस या इसको या I'm finishing with one poem. It's a very small poem. What I'm trying to see, this I have translated. This has come in Sadanira. Sadanira. It's a आपको पता होगा ये हिंदी पोएट्री का एक क्वार्टरली निकलता है. ये this was a special issue on Polish poetry. उसमें तमाम Polish poets है, लेकिन सारे थोड़े से पुराने, मतलब ये था कि ऑथोराइज नहीं होना चाहिए, कि मतलब पहले ज़माने का है. लेकिन जो मेरा पोएट है वो है पोएट जिसकी मौत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई है. आपको शायद, और इसके बारे में थोड़ा संदर्भ 2 मिनट मेरे को दे दीजिएगा, मैं आपको संदर्भ बताती हूँ. उसमें ऐसा है, ये छोटी सी पोएम है. पोलैंड में 1944 में वॉर्सो में, जो हमारा कैपिटल है, हमारी राजधानी है, एक सॉर्ट ऑफ अपराइजिंग हुआ है, एक बगावत हुई है, जिसमें सब बहुत लोग मरे गए. मेरे ख्याल में 1 लाख 2 लाख लोग मरे गए 2-3 हफ्ते के अंदर, और ज़्यादातर जवान थे. एक तरीके से इसी वजह से आप सोचो, एक जवान पीढ़ी हमारे पोलैंड की हिस्ट्री से गायब हो चुकी थी. गाइत्सी, जो इस पोएम की ऑथर है, वो उस टाइम जवान थे, 30 साल के करीब होंगे या कुछ. ये बगावत 1 अगस्त को शुरू हुआ है. ये 13 अगस्त के आसपास लिखा है, और इसमें लिखता है 16 अगस्त वो खुद कैद आए, लड़ाई में मर गए. लेकिन उसमें आपको, जैसे मोनिका ने बताया, ये मैंने उठाया ये पोएम सिर्फ इसी वजह से कि इसमें चुनौतियाँ थी. उसमें 2 चीज़ें थी. एक तो था क्रिश्चियन इमेजरी, जो मैं किसी भी तरह से इसको हिंदी में उतर नहीं पाई, वो रही बाहर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी. और दूसरी था बहुत ड्रास्टिक इमेज. मतलब हम तौर पर जब मोनिका में हम ट्रांसलेट करते हैं पोलिश लिटरेचर में, शायद हर एक लिटरेचर में ऐसे दृश्य, ऐसे नज़ारे मिलते हैं जहाँ जानवर को मारा जाता है, जहाँ नॉनवेज खाना खाया जाता है, जहाँ पकवान होते हैं, जो हमारे थोड़ा सा घिन होता है जब हम ट्रांसलेट करते हैं. और ये पूरा पोएम उसी के ऊपर है एक तरीके से. तो जहाँ वो चीज़ मैं हमेशा छोड़ के अवॉइड करती रहती, इधर मेरा को एकदम लगा कि ये ज़रूरी है ट्रांसलेट करना. इसमें क्या हुआ, उस वक्त जब ये बगावत हो रही थी, लोग मर रहे थे. ये पोलिश लड़कों को और जर्मन का था. पोलिश लड़कों के पास सिर्फ बंदूकें और कुछ भी नहीं था, बंदूकें और गले. उनके पास आर्मी थी, टैंक्स थे. जर्मन के पास एयरफोर्स था. उस लड़ाई में पोलैंड, वॉर्सो की कैपिटल का 90% बिल्कुल एक तरीके से नष्ट हो गया. कुछ भी नहीं रहा वॉर्सो का, क्योंकि उन्होंने बहुत बमबार्दी किया है, मतलब फिजा से. और दूसरी क्रिस्टल, उसमें ये क्या लिखता है, अब देखो उसमें कितनी सतायर है. एक तरीके से हमारे कैलेंडर में हर एक दिन एक सेंट के नाम से दिया जाता है. जैसे मारिया का सेंट मेरा नाम है, नाम का जो खास इष्टि देवता वो जो भी है 15 अगस्त का होता. मुझे पता होता 15 अगस्त मारिया का दिन है, मुझे याद नहीं है मोनिका का क्या है. लेकिन जो 13 अगस्त है, वो एक सेंट हिपोलिटस का है, जो रसोइयों का एक तरीके से देवता है. और वो कह रहे देखो उसी दिन ने क्या उन्होंने रसोई बनाया, क्या दावत बनाया. लोगों को मार के, वो सारे बम गिरा के, उनकी सारे टुकड़े इधर उधर गिर गए. मैं इसको पढ़ नहीं सकती क्योंकि मेरे को इतना हिंदी अच्छा पढ़ना नहीं आता. किसी की जगह में एक अंक किसी जगह में कुछ, किसी जगह कुछ नाले में पड़ा हुआ. और कह रहे अभी रसोईया आ जाओ, खाना खाओ, हमने तैयार कर दिया. जवान लड़कों के टुकड़ों से पूरी दावत. हालांकि मैं ये पहली दफ़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमको पता है कि लड़ाई हर जगह में होती है. लेकिन
सिर्फ इसको इस इशारे में करते हुए कि कभी कभी अनुवादक अपने खिलाफ इसको कहते हैं ट्रांसलेशन अगेंस्ट द ग्रेन, कुछ ऐसी चीज पसंद करता जो दूसरी परिस्थितियों में कभी करेगा ही नहीं। इसमें मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर टेकिंग सो मच टाइम। थैंक यू।